हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस नोट्स कलेक्शन का डे 4। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के डे 3 तक सारी वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हम अपने पेड कोर्स में डाल देंगे। जो लोग अभी पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही कम कीमत पर आपको हमारी पेड कोर्स मिल रही है, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लोग सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, तो आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखिए। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो इस वीडियो में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ में वीडियो के एंड में 20 एमसीक्यू भी है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। कब बढ़ती है? तो एक अल्प परासारी विलयन में रखी जाती है तो कोशिका का आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगला है कि बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, इसका कारण क्या है? बीज फूलते हैं जब ये जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जब ये जल में रखे जाते हैं, और यही कारण होता है कि लकड़ी के बने जो दरवाजे होते हैं वर्षा ऋतु में फूलने लगते हैं अंतः शोषण के कारण ही। ठीक है, हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी स्वप्रेरकत्व जो होता है, स्वप्रेरकत्व इसकी इकाई होती है हेनरी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 3 और लगा रखा है, जैसे विद्युत धारिता का जो इकाई होता है उसको फैराडे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला के नाम से जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई टेस्ला, और प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। राइट, ध्यान रखिएगा। जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। जीन जो शब्द है वो जोहानसन ने दिया था, सभी को पता है। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने, जबकि वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेडेड मॉडल है वो दिया था, डबल मॉडल दिया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह किसका नियम है? तो ये नियम है लेंज का नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगला है कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ से मिलता है, या फिर उस जल को क्या कहते हैं? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल केसिका जल होता है। केसिका जल, ठीक है, केसिका जल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? कौन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। मिनीमाता रोग पारा से संबंधित है। मिनीमाता जो रोग होता है वो पारा से होता है, और सबसे पहला मामला जापान में देखने को मिला था। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16 आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। डोलोमाइट किसका है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम गैस का। डोलोमाइट मैग्नीशियम गैस का। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होता है, तो ध्यान रखिएगा। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली जो गैस होती है वो कौन सा है? मीथेन गैस। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली जो गैस है मीथेन गैस, जिसको हम लोग CH4 यानी कि मार्स गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस। ठीक है, इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक क्या होता है? तो ये एक रेशा होता है, फाइबर रेशा, ध्यान रखिएगा, फाइबर रेशा होता है। और अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। इसके बाद धान का खैरा रोग किसके कारण? जस्ता की कमी कारण। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी कारण, पत्तियों में हरिमहीनता जो होती है वो मैग्नीशियम के कारण होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो बिंदु स्राव के नाम से जानते हैं इसको, बिंदु स्राव। NaCl क्या होता है? यानी जो साधारण नमक होता है, इसमें मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है, दोनों मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है। कागज़ की बात करें तो पौधों के सेलुलोज से प्राप्त होता है कागज़, ध्यान रखिएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है कहाँ पर? तो पूरे पौधे में होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे पौधों में होता है। अब यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन से 3 प्रश्न और देखिए। जैसे वाष्पोत्सर्जन जो मापी यंत्र होता है उसको कौन सा यंत्र है? तो पोटोमीटर।
यानी वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया हो रही है उसको मापने का जो यंत्र है वो उसको क्या कहते हैं? पोटोमीटर, राइट, पोटोमीटर। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? तो वाष्प के रूप में निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से कब होगा? जब निम्न नमी और उच्च तापमान होगा, तब वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी वो अधिक तेजी से होगा, निम्न नमी और उच्च तापमान। ठीक है। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य कौन से? पत्तियों के दो मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? जीवा के किस भाग में होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, पार्श्व भाग में होती हैं। कोशिकाओं के खट्टे की बात की जाए, खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व भाग में। अगला जो भाग होता है वो मीठा भाग, जबकि पिछला जो भाग होता है वो तीखा का भाग होता है, यानी कि तीखे के लिए। यानी अगर हमारे ये जीवा है तो अगला जो भाग है वो मीठा और जो पिछला भाग है वो तीखा और जो साइड वाला है वो खट्टे स्वाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो एक प्रकार का पुरुष लिंग हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष लिंग हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होता है वो सबसे अधिक किस रंग में? तो सबसे अधिक लाल रंग में और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। दोनों याद रखिएगा। मेलकाइट अयस्क है, मेलकाइट जो अयस्क है वो कॉपर का अयस्क है, मेलकाइट कॉपर का अयस्क है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो परासरण के द्वारा। ठीक है, परासरण के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। तो ये रहा हमारे जो कि आग सीरीज का पेज नंबर 6 और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कि ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से आंशिक रूप से गुजरने की अनुमति देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है और इसमें से प्रकाश जो है आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश जब गुजर रहा है। एक होता है हमारा पारदर्शी जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी। एक होता है परभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट जिसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। और एक होता है अपारदर्शी, ओपाक्यू जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांसपेरेंट जो होता है इससे हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, यानी कि आर पार देखा जा सकता है, अपने से होकर के किसी भी प्रकाश को जो कि गुजरने देता है, अनुमति देता है। और जब ट्रांसलूसेंट जो होता है परभासी, इससे हल्का हल्का होकर के गुजरता है, यानी आंशिक रूप से होकर के गुजरता है, यानी धुंधला धुंधला आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो होता है ओपाक्यू, यानी इसमें से हम किसी भी तरह से प्रकाश गुजरेगा नहीं, ये परावर्तित हो जाएगा, प्रकाश हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो वो होता है पारदर्शी। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा सही आंसर होगा परभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न है H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 यानी क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, H1N1 इन्फ्लुएंजा जो कि इन्फ्लुएंजा का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो स्वाइन फ्लू यानी कि जो विषाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु कारण होता है। अगर H5N1 कहता, H5N1 तो भी ये आपका इन्फ्लुएंजा का ही प्रकार है जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। ठीक है, बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, ये भी विषाणु होता है। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विषाणु। अगला प्रश्न, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जनक के रूप में किसको जानते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्रिश्चियन हाइगेंस। हाइगेंस, कहीं हाइजेंस लिखता है कहीं हाइगेंस लिखता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जनक क्रिश्चियन हाइगेंस को जाना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होता है? बताइए कि क्या होगा? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है किसके कारण होती है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। राइट, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। स्थिर आवेश का एसआई मात्रक क्या है? स्थिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है?
स्थिर आवेश का SI मात्रक कूलम, आवेश का SI मात्रक कूलम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को दूसरे रूप में बदलते हैं तो इसे हम लोग पुनः इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्सिबल होता है, एक दूसरी तरफ आने जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, अगर एक बार बदल दिए तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकते। अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो बर्फ़ का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ जब पिघलेगा तो पानी बनेगा और पानी को फिर से हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्टार्च एवं शर्करा दोनों किस समूह में आते हैं? स्टार्च एवं शर्करा दोनों किस समूह में आते हैं? दोनों किस समूह में आते हैं? तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, रेल पटरियाँ जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं? लौह ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं किसके साथ? रेल पटरियों जोड़ने में किसके साथ प्रयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। राइट, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को एक्वाफर्टिस के नाम से भी जाना जाता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। एक्वाफर्टिस के नाम से भी जानते हैं किस अम्ल को? तो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से नियम में यह कहा गया है कि निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के अनुलोमानुपाती होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं समझना है, अब बस यहाँ पे बस एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए। क्या बात करें? निरंतर ताप, यानी ताप को हटा दीजिए। अब बात हमें किसका करना है? तो बात करना है आयतन और ताप। दाब को तो हमने हटा दिया, यानी कि आयतन और ताप की बात कर रहे हैं। तो टी टेम्परेचर हो गया, और वॉल्यूम टीवी। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि चार्ल्स का टीवी याद रख लीजिए। जब टीवी की बात है तो चार्ल्स का टीवी याद रखिए, और वैसे भी चार्ल्स बैबेज ने टीवी की खोज की है, तो बस ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और जब बॉयल का नियम कहता है तो वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे आप दाब देख रहे हैं वहाँ पे ताप चला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में कौन से अंग खुलते हैं? और वहाँ पे मैंने जो समानुपाती की बात की थी वो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। वो चीज़ भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो समानुपाती होगा, उल्टा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेट यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद अगला है कि आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? नाम बड़े भाग की पूछ रहा है, लेकिन आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो बड़ा होता है, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। जो कि रक्त को रोकने के होता है, यानी कि विटामिन की कमी के कारण, अगर विटामिन की कमी रहेगा, के की कमी रहेगा तो रक्त में थक्का नहीं बन पाता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाता? अमलगम क्या होता है? जिसमें से धातु में पारा होता है उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। तो लोहा जो होता है वो अमलगम नहीं बनाता, यानी लोहा पारा के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि यूरिया क्या होता है? यूरिया जिसका फॉर्मूला अगर हम बात करें NH2CONH2, ये ध्यान रखिएगा, NH2CONH2। और यूरिया जो होता है एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यानी नाइट्रोजन देखिए इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक युक्त है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राइट, अगला प्रश्न, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप यदि कोई में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कह रहा है कि भी जो होता है वो क्या है? वो इसके समानुपाती होता है धारा के। तो आपने पढ़ा हुआ भी बराबर आई आर, आपने पढ़ा है ना, भी बराबर आई आर जहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो भी बराबर आई आर क्या है? ये ओम का नियम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओम का नियम है। राइट,
अगला प्रश्न है कि फ्यूज़ तार किससे बनता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन से, तो अंत भला तो सब भला, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या है। फ्यूज़ तार जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कल की वीडियो में हमने देखा था। और ये किसका किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसी तरह के रोजाना अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।